यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब डिस्टिंक्शंस दे रखे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है और एमॉर्फस सॉलिड्स का इरेगुलर शेप होता है। एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं NaCl एंड क्वार्ट्ज, और इसमें ग्लास और कई प्लास्टिक्स, ठीक है, वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ये इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये इनका शार्प मेल्टिंग मतलब तुरंत पिघल के लिक्विड बन जाते हैं। ये धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे लिक्विड बनते हैं, ठीक है। शार्प एज टूल से ही अगर कट करते हैं तो 2 पीसेस में एकदम प्लेन स्मूथ सरफेसेस कट होती हैं, ठीक है। और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स को कट करेंगे तो इर्रेगुलर सरफेसेस आएंगे, जैसे कांच तोड़ते हैं तो इर्रेगुलर बनता है ना, वैसे ही, ठीक है। ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब पहले ये देखो, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब अगर इनका अरेंजमेंट देखेंगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे, अगर मैंने इनका एक छोटे लेवल पे अरेंजमेंट देख लिया, लॉन्ग रेंज मतलब एक छोटे लेवल पे अरेंजमेंट देख लिया, वही सेम अरेंजमेंट एक बड़े लेवल पे भी होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, सेम अरेंजमेंट बहुत शॉर्ट रेंज में होता है, लॉन्ग रेंज पे बहुत अलग अलग अरेंजमेंट होता है। ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी डायरेक्शन में एक जैसी रहेंगी, क्योंकि इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एनिसोट्रॉपिक होती हैं, मतलब हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। इनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं और ये सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं एमॉर्फस को, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक। एमॉर्फस सिलिकॉन जो है वो बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल है जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एमॉर्फस सिलिकॉन इज़ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें इन सब पे ग्लांस करना है। जस्ट ये जो लिखा हुआ है ये मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की टाइप लिखे हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर में 3 तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। दूसरे होते हैं आयनिक सॉलिड्स, तीसरे होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स और चौथे होते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। अब हम एक एक से देखेंगे, जल्दी जल्दी ग्लांस करना है हमें। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सबके होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच में डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस लगते हैं। ये नॉन पोलर के बीच में ये बेसिकली थोड़े से कमज़ोर फोर्सेस होते हैं और ये बेसिकली आर्गन और CCl4 ऐसे चीज़ों से मिलके बनते हैं। तो ये बेसिकली आर्गन या हीलियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर H2Cl2 I2 इन सब के होते हैं मॉलिक्यूल्स, ओके। बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो सब, मतलब जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पोलर की, तो पोलर में डाइपोल इंटरेक्शंस लगते हैं, जैसे HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, SO2, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है क्योंकि इसमें फोर्सेस बहुत कमज़ोर होते हैं, थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर, मतलब ज़्यादा होते हैं, लो होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डाइपोल इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनका भी लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे H2O आइस अगर मैं बात करूं तो ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होती हैं, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है
और उसके बाद और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस हैं, NaCl, MgO, ZnS। ऐसे क्रिस्टल्स आयनिक सॉलिड्स बनाते हैं। हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं, सॉलिड में, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट हो, NaCl का सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, तो ये कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें, मेटेलिक बॉन्डिंग इनमें होती है। मेटेलिक सॉलिड्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। हार्ड होते हैं सॉलिड्स। क्या मेटल क्या है? हार्ड, मेलिएबल, डक्टाइल, ये सब होते हैं। हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं ये सारे मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। और अब हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें। कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें होती है, कोवलिंग बॉन्डिंग्स होती है, और इनके ऐसे SiO2, मतलब SiO2 क्या होता है? क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, ठीक है, और डायमंड, ये सारे बहुत हार्ड होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है कार्बन का जो कि सॉफ्ट है, और ये कंडक्टर है, ये एक्सेप्शन है। तो ओनली कोवेलेंट सॉलिड विच इज़ ग्रेफाइट, it made of carbon and it is soft. Graphite is made of carbon and it is soft and it is a conductor. वैसे कोवेलेंट सॉलिड्स इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे डायमंड इंसुलेटर है, क्वार्ट्ज इंसुलेटर है, ये हार्ड होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है। अब ये ब्रावियास लैटिस है। ब्रावियास लैटिस क्या है कि सेल्स का अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड ब्रावियास लैटिस। और कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला प्रिमिटिव में जिसमें सेल्स सारी सेंटर्स पे हों, केवल कॉर्नर्स पे हों। और बॉडी सेंटर्ड, जिसमें बॉडी के सेंटर पे भी कुछ एक सेल हो। और फेस सेंटर, जिसमें सारे फेस के सेंटर्स पे हों, और सारे फेसेस के एंगल बिटवीन सारा 90 डिग्री है, ठीक है। या देखो, जिस यूनिट सेल की सारी साइड्स बराबर हो, सारे एंगल्स 90 हो, उनको क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। और इसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सारी होती हैं। टेट्रागोनल, जिसमें सारे एंगल तो 90 होते हैं, एक साइड बराबर नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें कोई साइड बराबर नहीं होती बट सारे एंगल 90 होते हैं। हेक्सागोनल, जिसमें एक एंगल 120 डिग्री का होता है और एक साइड बराबर नहीं होती। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे ये सब आएगा नहीं, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। यहाँ देखो, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं? टोटल 8 एटम्स होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर में, 8 तो होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, एक बॉडी के सेंटर में होता है, ठीक है। तो टोटल 9। अब इसमें क्या होता है, 1/8 एक एटम केवल 1/8 हिस्सा लेता है जो कॉर्नर का होता है। तो इसके हिसाब से कॉर्नर पे अगर 8 हैं तो टोटल एक एटम हो गया सेल में, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्या होता है? बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे होते हैं 8 और एक सेंटर में होता है। तो कॉर्नर वाला तो टोटल एक एटम बनाएगा और बॉडी सेंटर का जो वेट होता है वो एक एटम के बराबर होता है। तो मतलब बॉडी सेंटर में टोटल 2 एटम्स होते हैं। अगर बात करें फेस सेंटर में, तो फेस सेंटर में क्या होता है कि
8 तो कॉर्नर पे होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे होते हैं, 1/8 करेंगे, मतलब एक एटम लेके रखे हैं ये। और फेस सेंटर का जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। मतलब अगर बात करें तो फेस सेंटर में 3 एटम्स हो जाएंगे, 6 फेस सेंटर होते हैं तो 3 एटम्स हो जाएंगे, मतलब टोटल 4 एटम्स होते हैं फेस सेंटर में। ठीक है, ये बस याद रखना है। अब यहाँ देखो, ये है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन अरेंजमेंट में क्या होता है कि हर एक एटम 2 एटम से जुड़ के बना है। हर एटम 2 एटम से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे। ठीक है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने एटम से हर एटम जुड़ा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो 1 डायमेंशन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 डायमेंशन पैकिंग में क्या होगा? 2 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होता है? 2 डायमेंशनल 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर पैकिंग जैसे ये दिखा हुआ है स्क्वायर, और एक हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में एक एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हर एटम 6 एटम से जुड़ा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो 2 डायमेंशनल कोड पैकिंग 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हेक्सागोनल में 6 होता है। अब हम सॉलिड्स में डिफेक्ट देखने जा रहे हैं, सॉलिड्स में इम्परफेक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, और 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इनका दूसरा मीनिंग है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। अब वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। जहाँ कहीं भी लैटिस में कोई साइड वेकेंट है तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो डेफिनेटली कहीं वैकेंसी हो जाएगी तो डेंसिटी घटेगी, तो जो वैकेंसी डिफेक्ट है तो डेंसिटी को घटाता है। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जब कोई बाहर से आया पार्टिकल किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता है। अब डेफिनेटली कोई यहाँ पे भर गया है तो वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या करता है? वैकेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। अब ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, फ्रेंकल और स्कॉटी डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट जैसे कि सजेस्ट कर रहा है, एक पॉइंट में अराउंड ए सिंगल एटम, उसके एक पॉइंट पे उसके आसपास पॉइंट डिफेक्ट है। लाइन डिफेक्ट मतलब एंटायर रोज ऑफ लेटिस पॉइंट, एंटायर रो पे ये लाइन डिफेक्ट होता है। ठीक है, और इनको क्रिस्टल डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स को क्रिस्टल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में जब वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है, आयनिक सॉलिड्स में जब वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है, कोई डिसलोकेट हो जाता है कोई आयन तो वैकेंसी क्रिएट कर देता है, तो वैकेंसी डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स में। ठीक है, अब डेफिनेटली वैकेंसी हो गई है, लेकिन ये जो डिसलोकेशन डिफेक्ट है, वैकेंसी तो हो गई है लेकिन ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, दिस डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की डेंसिटी को चेंज नहीं करता है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस बना रहता है, इसलिए ये डेंसिटी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट में यूजुअली कैटाइन जो होता है वो डिसलोकेटेड होता है। ठीक है, स्कॉटी डिफेक्ट में
स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट ये भी है स्कॉटी डिफेक्ट, लेकिन एटम अपना न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की फिराक में रहता है स्कॉटी डिफेक्ट में, और इस वजह से कैटाइंस और एनाइंस पेयर्स में खोते हैं, ठीक है। अब जब खो ही जाएंगे तो स्कॉटी डिफेक्ट जो है वो डेंसिटी पे कम करता है, डेंसिटी को। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इनमें दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जब मेटल एक्सेस में और डिफिशिएंट होता है तो नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट लगते हैं। इंटरस्टिशियल साइट्स पे अगर एक्स्ट्रा कैटाइंस प्रेजेंट है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी साइट तो ऐसी एनायनिक साइट, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एनायन की वैकेंसी हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव आयन कम है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आयन की जगह ये जो नेगेटिव वाला है ये कम था, यहाँ आके एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन बैठ गया तो इस साइड को हमने बोला एप सेंटर। फार बेंजिटर एक जर्मन वर्ड था, फार वेंजिटर, जिसको कलर सेंटर बोलते हैं, इसीलिए इसको एप सेंटर बोलता है। और ये जो है ये प्रोसेस क्रिस्टल को कलर देती है। जैसे NaCl क्रिस्टल में अगर ये होता है तो इसको येलो कलर देगी, येलो कलर। LiCl क्रिस्टल में होता है तो वो पिंक देगी। और पोटेशियम के क्रिस्टल में होता है, KCl क्रिस्टल में, लिथियम के क्रिस्टल में पिंक देगी, और पोटेशियम के क्रिस्टल में वायलेट देगी, कलर। तो एप सेंटर्स कलर देते हैं। दूसरा होता है जब कैटाइन अगर किसी साइट पे प्रेजेंट हो जाए, इंटरस्टिशियल साइट पे, तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखो मेटल्स में एक कंडक्शन बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड एक एनर्जी बैंड है, तो वो एनर्जी बैंड की वजह से ही कंडक्टिविटी शो करता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंडक्शन बैंड से जंप कर जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्मॉल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। कंडक्शन बैंड जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते वहाँ से, इस वजह से इनकी स्मॉल कंडक्टिविटी होती है और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये थोड़ा छोटा होता है। मेटल्स में बहुत छोटा होता है, ये इसमें थोड़ा छोटा है, सेमी मतलब बीच का, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी ये शो करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। क्योंकि कंडक्शन बैंड तक बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंट बैंड से कंडक्शन बैंड में आते जाते हैं और फ्लो करते जाते हैं, कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड लार्ज होता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते हैं इसमें, तो ये इंसुलेटर बनते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, कुछ कंडक्टिविटी दिखाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे और इलेक्ट्रॉन्स जंप करते जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम
इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा लो है, टू लो। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा लो है। और इसमें क्या होता है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल देते हैं सेमीकंडक्टर्स में, और इस इम्प्योरिटी डालने की को डोपिंग कहते हैं। इस इम्प्योरिटी डालने को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है। अब जो इम्प्योरिटीज डाली वो कुछ या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगी या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन में ऐसी इम्प्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स पैदा करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स पैदा करती हैं सेमीकंडक्टर में। देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, जो कि ग्रुप 14 में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, 14 में आने की वजह से इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब इनको डोप किया जाता है ग्रुप 15 के एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस और आर्सेनिक से। सिलिकॉन जर्मेनियम को फॉस्फोरस और आर्सेनिक से डोप किया जाता है, जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बनती है, और इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बनती है तो कंडक्टिविटी का इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, जब सिलिकॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से जब सिलिकॉन को डोप किया जाता है तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो एन से नया न्यू, मतलब एक न्यू इलेक्ट्रॉन जब अंदर प्रवेश कर जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। ठीक है। सिमिलरली ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये 14 ग्रुप के होते हैं। अब इसको 13 ग्रुप के एलिमेंट जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनसे अगर डोप कराते हैं तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाती है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एक होल छोड़ देता है। अब होल छोड़ने की वजह से क्या होता है, ऐसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का होल है, मतलब अब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो यहाँ वैकेंसी हो गई, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको भर देगा, तो यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको भर देगा। मतलब ऐसा लगता है कि होल्स मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट पैदा करते हैं, अपोजिट करंट। ठीक है। तो करंट इसमें भी पैदा हो रहा है, तो कंडक्टिविटी ये भी शो करते हैं थोड़ी सी, है ना। तो इसमें होल्स मूव करते हैं, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी से पुराना मतलब एक पुराना इलेक्ट्रॉन आके इस होल को भरेगा, इसलिए ये होल्स चलते हैं और इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन से न्यू मतलब एक न्यू इलेक्ट्रॉन आके इसमें बैठ जाएगा, एक नया कहीं से बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच और पी टाइप होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये देखते हैं कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के एप्लीकेशन क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है एक डायोड, और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है एक रेक्टिफायर। तो एन टाइप से बनता है डायोड एनडी, ठीक है, और पी टाइप से बनता है रेक्टिफायर एनडी और पी आर। तो ऐसे याद रखना, एनडी पी आर, एनडी पी आर। तो एन टाइप से बनता है डायोड और पी टाइप से बनता है रेक्टिफायर। अब जब ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, दो मतलब एक
एक सेमीकंडक्टर को दो सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर दिया जाए तो उसको, ठीक है, तो सैंडविच्ड सेमीकंडक्टर्स, इसको ट्रांजिस्टर बनते हैं इससे, जैसे NPN, N के बीच में P और PNP, ऐसे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स एम्पलीफाई करने के लिए बनाया जाता है। एक फोटोडायोड का एप्लीकेशन है सोलर सेल। सोलर सेल में फोटोडायोड यूज होता है, ठीक है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे आती हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है तो इसके ऑर्बिटिंग से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहा है तो अगर हम थंब रूल लगाएंगे तो ऊपर की तरफ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। फोर क्लॉकवाइज, सॉरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ थंब राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो राइट हैंड थंब, जैसे हम राइट हैंड अपना घुमाएंगे तो हमारा जो उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी और तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ द स्पिन या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से, रिवॉल्यूशन से ऊपर की तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर होगा, स्पिन मतलब रोटेशन, तो अपने धुरी पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो स्पिन से और रोटेशन और रिवॉल्यूशन से अराउंड इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रॉन के पास में एक परमानेंट स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और ये क्वांटिटी बोहर मैग्नेटॉन करके होती है, उससे ये इसको नापा जाता है। एक बोहर मैग्नेटॉन करके क्वांटिटी होती है, उससे इसको नापा जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक टाइप से क्लासीफाई किया गया है सब्सटेंसेस को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं उस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो ही ये मैग्नेटाइज्ड होंगे सेम डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए तो दे लूज़ देयर मैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिज्म होती क्या है, क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, O2, Cu2, Fe, आयरन है और कॉपर, क्रोमियम, ये सारे मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मतलब पैरा से पैरा ट्रूपर्स याद रखो। पैरा ट्रूपर्स वीकली अट्रैक्टेड होते हैं लड़कियों से, वो अपने फोकस गोल पे फोकस करते हैं, तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड। और जैसे अब अगर मान लो अट्रैक्ट हो भी गए तो वो जैसे ही लड़की जो है वो उनकी लाइफ से जाती है वो फिर से अपने फोकस हो जाते हैं, मतलब फिर से किसी से अपने काम पे लग जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है। अब यह देखो, डायामैग्नेटिज्म वो होते हैं, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। और क्यों? क्योंकि इनके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो अगर पेयर में होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैंसिल कर देंगे, एक ये मैग्नेटिक मूवमेंट, एक ये मैग्नेटिक मूवमेंट, दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में कैंसिल हो गए। तो इसलिए ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डाय मतलब मर गए, तो इनका मैग्नेटिज्म जो होता है वो मर जाता है, मतलब मैग्नेटिक करेक्टर ये शो नहीं करते हैं क्योंकि ये डाई हो गए हैं, डायामैग्नेटिज्म। जैसे अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस की बात करें, H2O, NaCl, बेंजीन, नमक, H2O, ये सारे मरे हुए सब्सटेंसेस हैं, कोई मैग्नेटिज्म नहीं दिखाते हैं। हमने देखा था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते थे उनका क्या होता था कि जिस डायरेक्शन में उनके डोमेन्स हैं उसी डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड्स लगाएंगे तो ये मैग्नेटिक करेक्टर शो करेंगे, और अगर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटी
तो मैग्नेटिज्म भी गया। तो ये होते थे पैरामैग्नेटिज्म। फिर डायामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक करेक्टर शो ही नहीं करता है, बहुत ही कम मैग्नेटिक करेक्टर ना के बराबर शो करता है, शो ही नहीं करता है, क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिज्म वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और फेरोमैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिक होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक बार अगर इसके कांटेक्ट में, फेरोमैग्नेटिज्म के कांटेक्ट में एक बार कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैलोडीनियम, CrO2 ये सारे फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। और इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। कैसे? इनके जो डोमेन्स होते हैं वो रैंडमली ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड इनको लगती है इस डायरेक्शन में, तो ये सारे उसी डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं। अब बहुत दिन तक अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रहें तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी ये सारे अलाइंड ही रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो कि परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैलोडीनियम, CrO2 ये सारे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स। अब होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनका मतलब क्या है, इनके जो डोमेन्स हैं वो अपोजिटली अरेंज होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगे फिर भी तो मैग्नेटिक करेक्टर शो नहीं करते हैं ये, क्योंकि कैंसिल कर देते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स। MnO ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये जो है वो फेरोमैग्नेटिक के हैं मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के, और ये मूवमेंट्स हैं फेरीमैग्नेटिक के। अब फेरीमैग्नेटिक देख लेते हैं। अब जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके क्या होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं वो अनइक्वल नंबर में अपोजिट होते हैं। जैसे 2 हो गए, फिर 2 सीधे, फिर 1 कम, ऐसे कुछ होते हैं। तो परफेक्टली कैंसिल नहीं कर पाते हैं डायपोल मूवमेंट को, कुछ डायपोल मूवमेंट्स बने रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, डोमेन्स कुछ अलाइंड भी रहते हैं एक दूसरे के इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है कि ये कम अमाउंट में मैग्नेटिक करेक्टर शो करते हैं। इनकी एक ख़ास बात है कि हीटिंग के बाद ये पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगते हैं। हीटिंग के बाद फेरीमैग्नेटिक जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक में सब सीधे, एंटी फेरो में एक सीधा एक उल्टा, और फेरी में क्या होता है, कुछ ज़्यादा नंबर में सीधे होते हैं, कम नंबर में उल्टे होते हैं। ठीक है।